गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के आदर्शवादी उपागम, आइडियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है। राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज एवं अन्वेषण संबंधी और इसी प्रकार के सभी संबंध आ जाते हैं। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली राज्यों के राजनीति संबंधों तक सीमित है। इसका अर्थ यह है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध से व्यापक संबंधों का बोध होता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच निम्न अंतर देखे जा सकते हैं, जिनमें पहला हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक संप्रभु राज्य के संपूर्ण संबंधों का, चाहे वह राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक ही क्यों ना हो, आ जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल राजनीति पक्ष को ही लिया जाता है। इसी प्रकार दूसरा अंतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो एक संप्रभु राज्य द्वारा सीमा से बाहर स्थापित किए जाते हैं। इन सभी संबंधों को निरपेक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है। यह अधिकांशतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल उन संबंधों को ही लेती है जो राजनीतिक महत्व की होती है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। आज दोनों की बुनियादी चिंता समान है। दोनों ही विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से चिंतित हैं। राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच महत्वपूर्ण अंतर होते हुए भी दोनों के बीच कुछ समानताएं देखी जा सकती है। जैसे विषय सामग्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही विषय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित हैं। इसी प्रकार लक्ष्य की दृष्टि से यदि बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों के लक्ष्य समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और यह प्रवृत्ति शांति स्थापना के लिए देखी जा सकती है। इसी प्रकार यदि प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो दोनों में समानताएं हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक संप्रभु राज्य द्वारा संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही स्थापित किए जाते हैं, और कोई भी संबंध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राजनीतिक नहीं हो जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आदर्शवादी उपागम के चर्चा के पूर्व हम उपागम या सिद्धांत के अर्थ को समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में कई उपागम अथवा दृष्टिकोण प्रचलित हैं। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। दृष्टिकोण का अगला चरण ही सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के
चुनाव से आगे जाता है तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप लेता है। कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या यानी कि एक्सपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अ साइंस ही सिद्धांत है। सिद्धांत वे प्रस्थापनाएं हैं जिनसे वस्तु की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की वास्तविकता के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को आदर्शवादी एक दृष्टि से देखते हैं और यथार्थवादी बिल्कुल इससे अलग दृष्टि से देखते हैं। आगे चलकर इन्हीं दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत निर्माण के लिए आंशिक प्रयत्न किए गए हैं। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 3 प्रमुख दृष्टिकोण या उपागम होते हैं, जिनमें पहला है आदर्शवादी दृष्टिकोण, दूसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण और तीसरा नव यथार्थवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण का जन्म 18वीं शताब्दी में माना जा सकता है और आमतौर से यह भी माना जाता है कि अमेरिकन और फ्रेंच क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत के रूप में आदर्शवाद ही था। सन 1795 में कॉन्डरसेट ने अपनी ग्रंथ में एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें ना युद्ध के लिए कोई स्थान था, ना विषमता के लिए और ना ही अत्याचार के लिए। उसने यह विश्वास जताया कि मनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के प्रयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी मानव समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, सत्ता लोलुपता और शक्ति के लिए संघर्ष की भावना हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। इस प्रकार आदर्शवाद भविष्य के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति, राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से मुक्त हो। आदर्शवादी दृष्टिकोण की मूल मान्यता यह है कि वर्तमान समय के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण शिक्षा और सुधार के प्रयोग से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है। साथ ही यह दृष्टिकोण संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययन की ओर प्रवृत्त है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए 3 बातों पर बल देता है, जिनमें पहला है राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। दूसरा है शक्ति राजनीति के प्रबल पक्षधर सर्वाधिकारवादी दल के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और तीसरा, विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। जिस प्रकार राज्य का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्हीं मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेश नीति का संचालन होना चाहिए। यदि संक्षेप में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यह आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, राजनीतिक नैतिकता, विश्व संघवाद, विश्व सरकार के आदर्श के साथ बंधा है। यह शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादियों की कुछ मूल मान्यताएं हैं, जैसे आदर्शवादियों के अनुसार मानव स्वभाव मूलतः अच्छा और परोपकारी होता है।
इसलिए व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करके उसके नैतिक विकास द्वारा आपसी सहयोग एवं सामंजस्य का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग संभव है। इसी प्रकार आदर्शवादियों ने मानव स्वभाव को सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर प्रगति की संभावना है, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है। 1918 में पूर्व यूएस राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए शांति के 14 सूत्रों का उल्लेख किया था एवं 1919 में आयोजित पेरिस शांति वार्ता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इसी प्रकार आदर्शवादियों का अगला एक मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंसा और युद्ध मानव के त्रुटिपूर्ण स्वभाव के परिणाम नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं की देन है जो मानव व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य मान्यता है कि युद्ध एवं अराजकता अपरिहार्य नहीं है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को शक्तिशाली बनाकर अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रभावी करके युद्धों की संख्या कम की जा सकती है। समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान संभव है और भविष्य में युद्ध हमेशा के लिए समाप्त किए जा सकते हैं। युद्ध एक वैश्विक समस्या है जिसके समाधान के लिए सामूहिक एवं बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक है। इसलिए कुछ एक राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा इसका नियंत्रण संभव नहीं है। अतः आदर्शवादी शक्ति संतुलन एवं सैन्य गठबंधन को पूर्णतः अस्वीकार कर देते हैं। इसी प्रकार एक अगला मान्यता है कि कूटनीति और विदेश नीति में नैतिकता के तत्वों का समावेश होना चाहिए, जिससे सभी का कल्याण और सभी की सुरक्षा संभव हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। आदर्शवादियों के अनुसार समाज में आंतरिक सुधार आवश्यक है और ये आत्मनिर्धारण के सिद्धांत और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के समर्थक हैं। ये मानव मात्र की एकता पर बल देते हैं और अंततः एक विश्व सरकार के समर्थक हैं। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के समर्थक हैं तथा आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना के विरोधी हैं। आलोचकों द्वारा आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना विभिन्न तर्कों के आधार पर की जाती है। जैसे आलोचकों का मानना है कि आदर्शवादी व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में बल और सैनिक शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर दे और इसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। परंतु यह निकट तो क्या दूर भविष्य में भी संभव नहीं दिखाई देता है। मॉर्गेनथौ ने लिखा है कि इस विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रबल हैं कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार आलोचकों का यह भी कहना है कि आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का पूरा दमन और विरोध किया जाना चाहिए। राष्ट्रसंघ की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद आदर्शवादी दृष्टिकोण की कमजोरियां स्पष्ट दिखाई देने लगी थी और अंततः राष्ट्रसंघ असफल हो गया। राष्ट्रसंघ की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन नहीं हो सकता। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के दौरान यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रभावी विचारधारा के रूप में विकसित हुआ, जिसने अंतर्राष्ट्रीयतावाद, प्राकृतिक सौहार्द, न्याय, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसे आदर्शवादी नैतिक सिद्धांतों को झटका देते हुए राजशक्ति के नग्न विस्तार, नाजीवादी और फांसीवादी विस्तारवादी नीतियों को जन्म दिया। अब तो यह स्वीकार किया जाने लगा है कि विवेक तथा नैतिकता का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करना एक जटिल कार्य ही नहीं बल्कि असंभव है। युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उन्मूलन नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने वाले प्रमुख तत्व शक्ति एवं राष्ट्रीय हित हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण की कमजोरियों के फलस्वरूप प्रतिक्रिया के रूप में यथार्थवादी उपागम सामने आया, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।